तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पूर्व में हम देख रहे थे मनु की परराष्ट्र नीति के अंतर्गत षड्गुण्य नीति। तो षड्गुण्य नीति में आज हम बात करेंगे शेष जो दो बची हुई नीतियां हैं उनके ऊपर। तो इससे पूर्व में हमने एक देखी थी संधि की, एक राजा है वो मेल मिलाप करके अपने उस नीति का प्रयोग करके अपने आप को बलशाली बना सकता है, अपने तात्कालिक और भविष्य के लाभ प्राप्त कर सकता है। एक राजा अपने जब शत्रु के स्थितियां कमजोर हो, उसकी प्रकृतियों में कोई कमजोरियां आ रही हो तो उन कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके उस पर आक्रमण कर सकता है, या अपने मित्र के पर यदि आक्रमण हो जाता है तो उसके बदले में, उसके प्रतिकार में आक्रमण करता है, तो वह विग्रह की नीति कहलाती है। उसके बाद में हमने यान की नीति देखी थी, जिसमें था कि दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करना या चढ़ाई करना, और उस स्थिति में जब वो राष्ट्र फंसा हुआ हो और एक राजा है वो उसको अपने अधीन बनाना चाहते हो तो उस स्थिति में भी वो उसको अधीन कर सकता है यदि वो किसी विपत्ति में फंसा हुआ है, और या फिर अपने मित्र की सहायता लेकर वह किसी पर आक्रमण करके। तो ये हमने देखा था यान की नीति। और इसी क्रम में अगली जो नीति हमने देखी थी वो थी आसन की नीति, चौथी नीति। तो आसन की नीति में आपको बताया था कि जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो और सामने वाला जो सम्राट या राजा शत्रु है वह युद्ध के लिए ललकार रहा हो, तो ऐसी स्थिति में युद्ध को टालना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जिसको युद्ध करना है उसको ध्यान में है कि अभी प्रकृतियां प्रतिकूल है। तो हमने आसन की नीति देखी थी। आसन का सीधा सा अर्थ उन्होंने बताया कि शत्रु पक्ष को शांत रखना और अपने आप को इस दौरान मजबूत करते रहना, कि जैसे आप मजबूत स्थिति में आए आप उस स्थिति में युद्ध का जवाब दे सके या आप स्वयं आक्रमण कर सके। तो युद्ध को टालना ये आसन की एक नीति जो मनु ने चौथी नीति के रूप में बताई थी। और आसन की नीति भी उसने बताई थी कि या तो आपकी सेना कमजोर हो या आपके पास कोष की कमी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस यदि उस राष्ट्र में हो रहा हो, उस स्थिति में तो वह प्रथम आसन। और यदि मित्र अनुरोध करता है कि भाई अभी आप आक्रमण मत करना, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो ये द्वितीय आसन। आज हम बात करते हैं अगली जो नीति है वह है द्वैधी नीति, द्वैधी भाव की नीति, ठीक है। ये पांचवी नीति है षड्गुण्य नीति में जो राजा द्वारा अपनाई जानी चाहिए। युद्ध होने की स्थिति में यह नीति अपनाई जाती है, ठीक है ना। जब युद्ध शुरू हो जाता है ना तो ये दो नीतियां, उस लास्ट की जो दो नीतियां है ना, ये वो नीतियां हैं जो युद्ध प्रारंभ होने पर सामान्यतया अपनाई जाएगी। तो युद्ध प्रारंभ होने पर मनु कहता है कि सेना को दो भागों में बांट देना चाहिए। तो एक तरीके से आप, यदि ये प्रश्न बहुत बार आता है आपके जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कई बार, और वरना आपके जो 20 शब्दों में 25 शब्दों में जो आपको देना होता है एक लाइन में उत्तर, तो उसमें यह प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि द्वैधी भाव की नीति से क्या तात्पर्य है। वैसे तो देखिए 6 नीतियों को आप एक एक लाइन में लिखते जाना इनको, जैसे आसन की नीति, आसन की नीति से क्या तात्पर्य, आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप बता सकते हैं कि आसन की नीति से तात्पर्य है युद्ध की उपेक्षा करना या युद्ध को टालना, ठीक है। एक राजा द्वारा युद्ध को टालना यह क्या है, यह आसन की नीति है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आसन की नीति के अलावा जो नीति है उसके बाद तो एक एक ये जो दो दो आपके इस तरह के शब्द आते हैं उनको निश्चित रूप से आपको ये अभी से आपको अपने जो नोटबुक है उनमें दो दो लाइन में सारी चीजें लिखनी चाहिए। यदि बड़ा प्रश्न आता है तो हमें इसे कैसे हल करना है, 20 नंबर का आता है तो 20 नंबर का प्रश्न आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर का यदि प्रश्न बड़ा आएगा वर्णनात्मक, तो ये आपको असाइनमेंट में भी हम दे रहे हैं कि उस समय सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मनु द्वारा वर्णित परराष्ट्र नीति की व्याख्या कीजिए या परराष्ट्र नीति का विश्लेषण कीजिए। तो उस स्थिति में तो हम तीनों सिद्धांत एक साथ लेंगे, मंडल सिद्धांत भी लेंगे, षड्गुण्य नीति भी लेंगे, और षड्गुण्य नीति के बाद में हम उपाय जो साम दाम दंड भेद जिनके द्वारा राजा दूसरे राजाओं को अपने पक्ष में करेगा, ठीक है ना। तो दूसरे राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने कुछ व्यावहारिक उपाय भी बताए हैं, सम्मान देकर या उसे पनिशमेंट, मतलब उसे सेना के द्वारा भयभीत करके, या उसमें भेद, उसकी जो आंतरिक जो उसके प्रकृतियां हैं, सेनापति मंत्री प्रजा, इनमें फूट डालकर, ठीक है। तो इस तरीके से या उसे सम्मान देकर, तो ये दूसरे राष्ट्र को अपने पक्ष में अपने हितों के अकॉर्डिंग तक, ताकि हम उसका लाभ ले सकें, ताकि हम उसका, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि हम जब
नीतियां बदलते रहते हैं ना। जैसे हमने शुरू में क्या था कि हमारा मूल लक्ष्य जब अरब इजराइल संकट चल रहा था तो हमारा प्रारंभिक जो रुझान था वो किसकी तरफ था? प्रारंभिक रुझान अरब राष्ट्रों की तरफ हमारा था, ताकि अरब राष्ट्र वो हमारे फेवर में रहें। क्योंकि अरब मुस्लिम कंट्रीज है, वो कश्मीर पर भी हमारी तरफ बोल सकें यदि हम उनका समर्थन करेंगे तो इसलिए हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। लेकिन आगे चल के जब हमने देखा कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, और जब युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, इस तरह के जब ये युद्ध हुए, उनमें आपने देखा कि उस स्थिति में भारत चीन युद्ध के समय भी आपने देखा कि मैक्सिमम भारत पाकिस्तान में भी आप देखिए कि उस समय जो आपको हेल्प मिलनी शुरू हुई, तो एक तरीके से इजराइल ने जब हमारी खूब हेल्प करनी शुरू कर दी सैन्य उपकरणों में, इनमें, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा नजरिया बदला और हमने इजराइल का भी समर्थन शुरू किया। आज हम एक ऐसी स्थिति में है कि हम दोनों का सही गलत के आधार पर समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल एक का समर्थन करते हैं। तो बेसिक चीजें हो गया कि हम अपने हित के अनुसार, आज आप देखिए कि इजराइल की जो खेती है उसके लिए हमारे यहाँ से बहुत से जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो वहां लेने जाते हैं, वहां उसको हम यहाँ अपना रहे हैं, उन परिस्थितियों को से मैच करती हमारी जो परिस्थितियां हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की ओर, ये तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। तो मनु भी यही चीज कहता है कि नीतियां है वो वक्त के अनुसार बदलती रहती है और हमें उन नीतियों को बदलते, अपने हितों के अनुरूप बदलते रहना भी चाहिए। इसीलिए भारत की विदेश नीति में भी जब आप इसमें आपके इस साल प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं लिखो, या तो सीधा प्रश्न आपसे पूछते हैं, या फिर एक प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति वो परिवर्तनशीलता एवं स्थायित्व दोनों का अनुपम मिश्रण है, ठीक है। तो ये प्रश्न हम देखेंगे, इसको एक दिन अलग से पूरा भारत की विदेश नीति को, तो उसमें ये पूरा प्रश्न आएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि परिवर्तनशीलता, जो नई परिस्थितियां उनके अनुसार हमने जो अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है, और वो पॉलिसीज जो हमारा बेस है, जैसे गुट निरपेक्षता है, पंचशील के सिद्धांत का समर्थन है, यूएनओ का समर्थन है, शांति संधियां है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, ये हमारा शुरू से ही, प्रारंभ से, जब से भारत का गठन हुआ है तब से, जब से हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ है तब से, ये हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम विश्व बंधुत्व, शांति, इनमें बिलीव करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये स्थायित्व हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्लियर चीजें। तो स्थायित्व तो एक विशेषता है, तो वो हो गई जो परमानेंट विशेषताएं, और एक वो जो बदलती रहती है। जैसे मैंने बताया इजराइल के प्रति नीति, आप देखेंगे कि यदि हम 1964 की बात करें, 1970 की बात करें तो दूसरी प्रकार की नीति थी, लेकिन जब हम 2010 की बात करें, 2020 की बात करें तो दूसरी नीति है। तो नीतियां हमेशा आप देखेंगे कि परिवर्तनशील रहती है, और ये रहनी भी चाहिए डेवलपमेंट, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है तो हमारी नीतियां भी बदलती रहनी चाहिए। क्लियर है चीज। तो उसी के अनुसार हमने, तो मनु ने अलग अलग जो उपाय बताए वो आपको बताने हैं। तो यदि पूरा प्रश्न आता है परराष्ट्र नीति का, तब तो मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति और उपाय, ये सारे आपको बताने हैं, और युद्ध के नियम कुछ उस समय आपको बताने हैं। तो अब हम देखते हैं, जो नेक्स्ट नीति की बात हम कर रहे थे, द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव नीति का सीधा सा अर्थ है सेना को दो भागों में विभाजित कर देना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सेना को एक भाग का जो नेतृत्व है वह तो करता है सेनापति, और दूसरे जो सेना का भाग है उसका नेतृत्व करता है राजा स्वयं। ये करता है युद्ध भूमि में, और ये क्या करेगा, शत्रु को रोकता है। सेनापति है, उसके अधीन जो सेना है, उसके साथ जो सेना है वो क्या करेगी, शत्रु को रोकेगी। और दूसरा यहां क्या होगा कि जो राजा है उसके अधीन एक सेना है, वो सुरक्षित महल में या जहां भी सुरक्षित जगह है वहां रहेगी, और रहने के बाद में ये क्या करेगी, ये मित्रों से सहायता के लिए संपर्क करेगी। तो ये मित्रों से संपर्क करती है कि भाई मित्र कहेंगे यार आप विपत्ति में फंसे थे, हमें तो बताया नहीं आपने, वरना हम आपकी हेल्प कर देते। कई बार ऐसे होता है, बहुत बार। तो उस समय यदि सारे युद्ध में चले जाएं तो फिर पीछे से इन चीजों के बारे में मित्रों से हेल्प कौन लेगा। तो एक सेना का एक भाग है जो राजा के अधीन रहेगा, ताकि राजा को पता है कौन हमारा मित्र है, अच्छा मित्र कौन है, किसके साथ हमने क्या क्या संधियां कर रखी है। तो उनके अकॉर्डिंग राजा क्या करेगा कि उस सेना की जो टुकड़ी जो उसके साथ है उनको रवाना करेगा और उन तक मैसेज करेगा, और उनसे जो भी अपेक्षित सहायताएं हैं वो प्राप्त करेगा। तो एक तो ये काम करते रहेंगे, और दूसरा जो सेनापति के अधीन है ये क्या करेगी, ये शत्रु से युद्ध करेगी, शत्रु को रोकेगी राज्य में प्रवेश करने से, विजय होने से।
क्लियर है चीज? तो द्वैधी भाव की नीति सीधा सा अर्थ आपको है सेना को दो भागों में विभाजित करना। एक भाग सेनापति के नेतृत्व में शत्रु पक्ष को रोकने, युद्ध करने, एवं दूसरे भाग को राजा के साथ सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि से युद्ध में सहायता प्राप्त कर शक्ति का संचय करने का दायित्व निर्वहन करे। वो समझ गए आप इस चीज को? तो ये है सेना को दो भागों में बांटना। अब यहां देखिए कई बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं आपसे कि कौटिल्य की जो द्वैधी भाव की नीति है ना, ये थोड़ी सी अलग है। हम देखेंगे कि कौटिल्य भी यही बताता है षड्गुण्य नीति, लेकिन कौटिल्य की षड्गुण्य नीति में जब आप इसको देखेंगे द्वैधी भाव को, तो यहां द्वैधी भाव में थोड़ा सा आपको देखिए अंतर करना है, आपको देखना है। कौटिल्य बताते हैं कि संधि और विग्रह, ठीक है ना, दोनों की जब नीति अपनाते हैं तो ये कौन सी नीति है? ये द्वैधी भाव की नीति है। कभी युद्ध कर लेते हैं, हम बातें भी करते हैं कि भाई ठीक है, और आक्रमण की जहां जरूरत होती है वो आक्रमण भी कर रहे हैं अगले के ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों चीजें जहां चलती है, आजकल आप देखते हैं हमने भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सी आप देखेंगे समझौते भी हुए, तो जो संघर्ष भी हुआ है, तो ये क्या हुआ, संधि भी कर रहे हैं और विग्रह भी कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रकार की जो नीतियां होती है ना, कौटिल्य के अनुसार क्या है, ये विग्रह की नीति है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मनु की, तो मनु के अनुसार जो विग्रह की नीति है, यदि प्रश्न यहां बिल्कुल कई बार क्या होता है बच्चे द्वैधी भाव की नीति देखते हैं, तो मनु की द्वैधी भाव की नीति है तो आपको ये बताना है। और यदि केवल ये पूछ लिया कि द्वैधी भाव नीति को बताइए, तो फिर वहां हम दोनों का उल्लेख करेंगे कि मनु के अनुसार द्वैधी भाव सेना को दो भागों में विभाजित करना है, जबकि कौटिल्य के अनुसार द्वैधी भाव का अर्थ है संधि और विग्रह की नीति को एक साथ अपनाना। क्लियर है? तो ये आपको मतलब देखिए प्रश्न जब भी आते हैं तो उनका उत्तर लिखते समय आप जरूर देखें कि प्रश्न का भाव क्या है, क्या प्रश्न वो पूछना चाहता है, क्योंकि हम प्रश्न से भटके नहीं, प्रश्न से अलग हटके नहीं लिखें या कुछ इस तरह का नहीं लिखें कि को कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, मनु है या कौटिल्य है, ये हमें देखना है। फिर इनमें जैसे आप देखेंगे सप्तांग सिद्धांत है, या परराष्ट्र नीति है, न्याय का सिद्धांत है, राजा के राज्य के दायित्व है, मनु कौटिल्य शुक्र तीनों के आप समान देखेंगे, लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं वो आपको अलग से नोट कर लेनी चाहिए कि मनु में ये चीज दे रखी है तो कौटिल्य में इसकी जगह ये है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये हमें इसको बेसिक इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। और अंतिम हम नीति देखेंगे जो षड्गुण्य नीति में मनु की अंतिम नीति है, वह नीति है संश्रय की नीति। संश्रय की नीति देखिए, ये सबसे अंतिम नीति, ये इसीलिए क्रम से दी है मनु ने, ये सबसे अंतिम नीति है। संश्रय का सीधा सा अर्थ है ये अंतिम विकल्प के रूप में अपनाई जाने वाली वह नीति है जिसमें आत्मरक्षा के लिए आपत्ति काल में किसी दूसरे बलवान राजा की शरण में चले जाना। विपत्ति में फंस गए हो और कोई भी मित्र है वो हेल्प नहीं कर रहा है, हर तरफ से जब लगता है कि कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और युद्ध सामना जो पक्ष है वो बिल्कुल अधीन बनाने की स्थिति में आ गया है, ऐसी स्थिति में अपने मित्रों को छोड़कर किसी भी बलशाली राजा से आप हेल्प ले सकते हैं, या उसकी शरण में जब राजा चला जाता है कि भाई आप हमारी रक्षा करिए और उसके बदले में हम आपको ये चीजें देंगे, तो किसी भी बलशाली राजा की शरण में चले जाना उस स्थिति में जबकि सारे विकल्प बंद हो गए हो। तो मनु कहता है कि ऐसी स्थिति में कम से कम धन की हानि हो, इसके लिए राजा को संश्रय की नीति अपनानी चाहिए। तो किसी बलवान राजा की शरण में चले जाना संश्रय की नीति है। और यदि कोई बलवान राजा नहीं मिलता है तो अंतिम विकल्प के रूप में शत्रु की शरण में चले जाना भी एक उस विकल्प के रूप में दिया है, वह भी केवल उस स्थिति में जब लगता हो कि उससे प्रजा की रक्षा हो सकी, जन हानि नहीं हो, केवल इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए, लेकिन सीधा सा आपको ये रखना है किसी बलवान राजा के शरण में जाना, ये कहलाता है संश्रय की नीति, लेकिन ये अंतिम विकल्प के रूप में, और वो भी केवल उस स्थिति में जब प्रजा की रक्षा करनी हो, जन हानि से बचाना हो, जन हानि जो है वो नहीं उठानी पड़े, लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए मनु कहता है कि राजा को यहां ये कदम उठा लेना चाहिए अंतिम विकल्प के रूप में। तो ये है संश्रय की नीति, ठीक है ना। तो ये आत्मरक्षा की नीति एक तरीके से आप कह सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए वह संश्रय की नीति को अपनाएगा। और कब? अंतिम विकल्प के रूप में, जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, उस केवल उस स्थिति में। तो ये है मनु की षड्गुण्य नीति।
समझ गए आप? तो मनु की जब भी आपसे पूछें कि मनु की 60 गुण्य नीति क्या है, तो मैंने आपको अलग अलग इसीलिए उनको थोड़े छोटे पार्ट से बनाया ताकि आप इनको ढंग से दो नीतियों को आप पढ़ सकें। तो इनको आप अच्छे से देखिए, पीडीएफ भी आपको पूर्व में भिजवाया जा चुका है सारे विद्यार्थियों को, तो आप उनमें भी देखिए और अच्छी बुक्स वगैरह हैं उनमें आप और पढ़िए और फिर इस प्रश्न को एक अच्छे से अपना तैयार करिए। तो ये है मनु की 60 गुण्य नीति।